हिमाचल प्रदेश के शलई विधानसभा के चुनावों का रोचक तथ्य ये है कि हमेशा से कहा जाता रहा है कि यहाँ पिछले 3 बार के चुनाव में ऐसा हुआ कि विधायक बनने वाला नेता तो कांग्रेस का होता था और सरकार प्रदेश में बीजेपी की बनती थी। और जब बीजेपी का विधायक यहाँ से जीत दर्ज करता था तो सरकार कांग्रेस की होती थी। 2007 में जब हर्षवर्धन चौहान विधायक बने तो प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई। तो वहीं 2012 में शलई के चुनावी रण में भाजपा नेता बलदेव तोमर ने जीत तो दर्ज की, लेकिन प्रदेश में सरकार बन गई कांग्रेस की। लेकिन इस बार शलई विधानसभा से जुड़ा 15 साल पुराना यह मिथक पूरे तरीके से टूट चुका है। 2017 में हुए चुनाव के दौरान हर्षवर्धन ही विधायक बने और इस बार भी जीत दर्ज कर वह 6ठी बार विधानसभा पहुंच गए हैं और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी बन गई है। उन्हीं हर्षवर्धन चौहान के संग खास बातचीत की डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की संवाददाता रेशमा कश्यप ने, क्योंकि शीतकालीन सत्र के चलते वह धर्मशाला पहुंचे हुए थे। शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। अगर हम कहें कि जो विधायक चुने गए थे उनकी शपथ भी हो गई, 16वें जो विधानसभा अध्यक्ष है वो भी मिल गए हिमाचल प्रदेश को, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है आज के समय में, और विपक्ष भी लगातार सरकार को इसी चीज़ को लेकर घेर रहा है कि आखिर मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो कब होगा। हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस विधायक मौजूद हैं शिलाई से। हर्षवर्धन जी, आपसे सर हम जानना चाहेंगे, ये जो सवाल लगातार विपक्ष पूछ रहा है कि कब विस्तार होगा कांग्रेस सरकार की कैबिनेट का। नहीं, देखो, ये तो कब होगा, कौन होंगे उस मंत्रिमंडल में, ये तो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। ये तो आप मुख्यमंत्री से पूछे, पर मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप में जो है मंत्रिमंडल का विस्तार मुझे लगता है जल्द होगा। जी सर, यहाँ पर जैसे ही शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, सदन में अंदर प्रवेश करते ही जो विपक्ष है उन्होंने नारेबाजी शुरू की, अपना एक रोष प्रदर्शित किया कि कांग्रेस सरकार की तरफ से जो डीनोटिफाई किए गए थे, जो कार्यालय बंद किए गए हैं, तो जनता के हित में ये जो फैसला है यहाँ पर कांग्रेस सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है। नहीं, देखो, ऐसा ना कि कल जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कल का जो दिन जो था वो विधायकों की शपथ के लिए था, उसमें कोई डिस्कशन का कोई प्रोविज़न नहीं था। इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट, उसके बावजूद भी इन्होंने सदन में इसको उठाया है। और सबसे बड़ी बात है कि अब गवर्नर एड्रेस आज हुआ है, कल विस्तृत रूप से उस पर चर्चा होगी, तो वो एक दिन इंतज़ार कर सकते थे सदन के अंदर अपनी मांग को रखने का, अपनी बात को रखने का, मगर उसको नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेजेंस, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रेजेंस शो करनी थी और वो वॉकआउट के माध्यम से सनसनी फैलाने की उनकी कोशिश की गई है। और ये जो इंस्टीट्यूट बंद हुए हैं, ये तो इनका बजटरी प्रोविज़न नहीं था, पैरामीटर पे ये फॉल नहीं करते थे, और सबसे बड़ी बात है स्टाफ का प्रावधान नहीं किया गया था। अब प्रेजेंट गवर्नमेंट के आगे ये समस्या थी कि एक इंस्टीट्यूशन से उठा करके एक कर्मचारी को नए इंस्टीट्यूट में लगा दिया गया। वो पुराना इंस्टीट्यूशन भी नहीं चल रहा था, नया भी नहीं चल रहा था, तो निश्चित रूप में उसको डीनोटिफाई किया। और उसके ऊपर जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो 4.5 साल तो आपने कोई काम नहीं किया। अब आखिरी 6 महीने में जब चुनाव सिर पे आ रहे हैं, उस वक्त आप इंस्टीट्यूट खोल रहे हो, सिर्फ वोटों को लाभ लेने के लिए आप खोल रहे हो। तो 5,000 करोड़ की लायबिलिटी थी प्रेजेंट गवर्नमेंट के ऊपर। यहाँ तो सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है। 75,000 करोड़ रुपए की जिम्मेवारी जो है, देनदारी जो है, पिछली गवर्नमेंट कांग्रेस सरकार के ऊपर छोड़ गई है। 5,000 करोड़ रुपए हमें अभी देना है। जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी जो 6th पे कमीशन के एरियर्स हैं वो नहीं दिए गए। इन्होंने तो केवल 50 हज़ार रुपये कर्मचारी को दिया है। अभी कई कर्मचारियों के 8-8, 10-10 लाख रुपए देनदारी है। वो टोटल लायबिलिटी राउंड अबाउट 5,000 करोड़ पे पड़ती है। 14 करोड़ रुपए जो HRTC को देने के, इनके सत्ता का दुरुपयोग जिस स्तर पे पिछले सरकार ने किया है वो एक उदाहरण है। अब आपके 2 महीने चुनाव को है, आप अमृत महोत्सव रैलियां कर रहे हो और उसमें सरकार के कर्मचारियों को कह रहे हो जी आप एम्प्लॉयज़ को लाओ जी, लाभार्थियों को लाओ जी, HRTC की बसों का इस्तेमाल किया है। आज 14 करोड़ रुपए HRTC के प्रदेश गवर्नमेंट ने या भारतीय जनता पार्टी ने देने हैं। तो बहुत सारी लायबिलिटीज़ इन्होंने खड़ी की। अब कांग्रेस की गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है, बीजेपी के जो अच्छे डिसीजन होंगे उसको हम कंटिन्यू करेंगे, इनकी जो अच्छी पॉलिसीज़ है उनको हम कंटिन्यू करेंगे, मगर ऐसी पॉलिसीज़ जो राजनीतिक आधार पर, राजनीति से प्रेरित करके इन्होंने शुरू की है, उसको निश्चित रूप में हम रिव्यू करेंगे। इंस्टीट्यूट अभी इन्होंने 900 इंस्टीट्यूट डीनोटिफाई हुए। अभी विपक्ष के नेता जयराम जी ने मुख्यमंत्री जी को कहा कि एम्स बिलासपुर में एक पुलिस चौकी खोली गई थी, उसको डीनोटिफाई किया। मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए कि वो एम्स, बिलासपुर की एम्स की चौकी है, पुलिस चौकी है, उसको दोबारा से खोला जाए।
और एक और कोई सुंदर नगर में पुलिस चौकी थी जो पुरानी थी, अस्थाई थी, उसको स्थायी किया गया था 6 महीने में। जब मुख्यमंत्री जी के ध्यान में विपक्ष के विधायकों ने, विशेष करके ठाकुर जयराम जी ने लाया, मुख्यमंत्री उनको रिव्यू किया, ऑर्डर किए। तो इस तरह से बहुत सारे जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट होंगे जो जनहित में होंगे उनको दोबारा भी खोला जाएगा, रिव्यू भी किया जाएगा। जी, तो क्या फैसला लेने से पहले वो चीज़ें देखी नहीं गई थी? क्योंकि आपने खुद कहा है कि कुछ इस तरह के कार्यालय हैं जो फंक्शनिंग जिनकी चल रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें यहाँ पर बंद किया, अब फिर से उन्हें रिव्यू किया जाएगा? निश्चित रूप से कुछ ऐसे होंगे, अब ऐसे कोई इंस्टीट्यूट हो सकते हैं जब वो रिव्यू करेंगे, जो पैरामीटर पे ठीक बैठेंगे, जनहित में होंगे, जनता की मांग पे मुख्यमंत्री उनको दोबारा भी खोलेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर बंद हो गए तो ये दोबारा खोल ही नहीं सकते। जी सर, एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है हाटी समुदाय को लेकर। क्या लगता है, अभी हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, क्या उसको कितना जल्दी हम कह सकते हैं कि केंद्र से जो अप्रूवल मिल पाएगा, जो काफ़ी लंबे अरसे से हाटी समुदाय के लोग? नहीं, देखो, हाटी का मुद्दा चुनाव से पहले राजनीतिक आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने जिला सिरमौर में फेंका, कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया, मगर वो राष्ट्रपति के माध्यम से ऑर्डिनेंस नहीं कराए। 14 सितंबर को कैबिनेट अप्रूव करती है और 14 अक्टूबर को आचार संहिता लगती है। 1 महीने का समय राष्ट्रपति से ऑर्डिनेंस के माध्यम से वो करवा सकते थे, मगर उनकी ऐसी मंशा नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम जब पार्लियामेंट का सेशन होगा तो करेंगे। अब पार्लियामेंट का सेशन हुआ, आप हैरान होंगे कि 5 क्षेत्र को जनजातीय घोषित करना था, 5 में से 3 को लोकसभा से भी पास करा दिया, राज्यसभा से पास करा दिया और राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस के लिए भेज दिया। ट्रांसगिरी क्षेत्र को सिर्फ लोकसभा से बिल पास कराया है, राज्यसभा से पास नहीं कराया है। तो उनकी मंशा क्या? उनकी मंशा साफ है, वो नहीं कराना चाहते, उन्होंने उसको डिले कर दिया। अब उनको ये लगता है कि यार हम इसका लाभ हमें विधानसभा चुनाव में नहीं हुआ, तो इस मुद्दे को दोबारा से जो है वो लोकसभा चुनाव जब अगले साल आएगा उस वक्त वो उठाएंगे। अगर इसका मतलब अभी और इंतजार करना? बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति से खेल रहे हैं और इनकी मंशा राजनीति से प्रेरित है। ये जो है हिमाचल ट्रांसगिरी क्षेत्र के वोट लेना चाहते हैं, भावनाओं से खेल रहे हैं, मगर ट्रांसगिरी क्षेत्र की जनता और सिरमौर की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है और इनको इस चुनाव में हिमाचल की जनता ने भी और सिरमौर की जनता ने भी एक करारा जवाब और इनको एक करारा संदेश दिया है। जी सर, प्रदेश की जो जनता है, जो गारंटी है यहाँ पर कांग्रेस सरकार की कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो चुनाव थे उसमें दी गई, उसका इंतजार कर रहे हैं। कहना ये कि 1500 नहीं मिले, ओपीएस का कुछ नहीं हुआ, विपक्ष भी लगातार इस चीज़ को लेकर सरकार को घेर रहा है कि ओपीएस पर कोई बात नहीं की जा रही है, बजट कहाँ से आएगा, इस तरह की तमाम चीज़ें। नहीं, देखो, जो हमने गारंटीज की है वो निश्चित रूप में हम उसको करेंगे। अभी हमारी फुल कैबिनेट नहीं बनी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा जिस दिन हमारी फुल कैबिनेट बनेगी और फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग होगी उस दिन ओपीएस को हम लागू करेंगे। ये हमारा हिमाचल प्रदेश की जनता से और कर्मचारियों से वायदा है। और जो पेंशन वाली बात है, 1500 रुपये वाली बात है, हमारा वायदा है। कोई हमने ये थोड़ी कहा है कि हम जो है आते ही 15 दिन में या महीने में फर्स्ट कैबिनेट में सारे फैसले करेंगे। हमको फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन कितनी होगी हमको उसको भी देखना है। और ये सारे इश्यूज़ जो हम 10 गारंटीज़ है वो हमने कंसर्न डिपार्टमेंट्स को एग्जामिनेशन के लिए फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन कितनी होगी, उसको किस तरह से लागू किया जाएगा, उस पर हमने डिपार्टमेंट्स को दे दिया और उस पर वर्किंग हो रही है। और फेज़ मैनर में जो भी हमने वायदे किए इसको फेज़ मैनर में हम जो है निश्चित रूप में पूरा करेंगे। जी सर, एक चीज़ और जो विपक्ष वो लगातार कह रहा है कि फिजूल खर्ची के लिए लगातार हमलावर जो विपक्ष में थी कांग्रेस उस पर किया जाता है, लेकिन देखा जा रहा है कि हर दिन जो काफिला है मुख्यमंत्री का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। फिजूल खर्ची तो यहाँ पे भी हो रही है। नहीं, कहाँ हो रही फिजूल खर्ची? मुख्यमंत्री के पास हेलीकॉप्टर जो है 5 सीटर हेलीकॉप्टर है, जयराम जी के पास जो है वो 5 करोड़ रुपए मिलने वाला हेलीकॉप्टर था। यहाँ मुख्यमंत्री के पास 4 सीटर हेलीकॉप्टर है। मुख्यमंत्री ने तो अभी तक अपनी सिक्योरिटी नहीं ली हुई है। मुख्यमंत्री ने तो अपने बहुत सारे स्टाफ को आज 26 दिन बाद भी नहीं लगाया। मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी सरकारी गाड़ी नई नहीं खरीदी जाएगी, नॉट इवन फॉर द चीफ मिनिस्टर, नॉट इवन फॉर द मिनिस्टर। मुख्यमंत्री ने तो कहा है, कड़े कदम उठाए हैं किस तरह से इन चीज़ों को कम किया जाए। मुख्यमंत्री का पहला फैसला जो विधायकों को हिमाचल भवन और हिमाचल सदन दिल्ली में 200 रुपये में कमरा मिलता था वो आम आदमी की तर्ज पे 1200 रुपये पर कर दिया गया है। तो उसमें तो मुख्यमंत्री ने बहुत कदम उठाए और आने वाले समय में भी जो है सरकारी खर्चों पे किस तरह से कटौती की जाएगी वो हम सरकार जो है वो आप करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे शिलाई से विधायक हर्षवर्धन चौहान, जिन्होंने सीधे तौर पर यहाँ पर कहा है प्रदेश सरकार ने जितने भी वादे यहाँ पर
किए हैं जनता से, जल्द ही उसे पूरा किया जाएगा। लेकिन इंतज़ार यही है कि कैबिनेट का जो विस्तार है वो कब होगा। आपको हम बताना चाहेंगे जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो दिल्ली की तरफ फिलहाल यहाँ से निकल गए हैं, और ये कहीं ना कहीं अंदेशा ज़रूर इसकी तरफ बताता है कि एक दो दिन के अंदर जैसे ही सेशन यहाँ पर कंप्लीट होगा उसके अगले ही दिन जो कैबिनेट एक्सपेंशन है उसे यहाँ पर किया जा सकता है, और मंत्री पद की जो शपथ है यहाँ पर जल्द से जल्द होने वाली है। कैमरा पर्सन अनीश चौहान के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।